वीडियो में हम ईपीएफओ के पॉलिटी की क्वेश्चंस की बात करेंगे और यहाँ पे मैंने 3 पेपर्स ले रखे हैं, एक 2021 का, 2017 का और 2015 का। 3 साल के पेपर्स मैंने ले रखे हैं। तो अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटी में केवल 3 सवाल पूछे गए, जो कि बहुत ही कम होता है। तो 3 सवाल में 2 क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि ईज़ी हैं। पहला क्वेश्चन तो था कि उसमें पूछा था कि जो एस्टीमेट कमेटी होती है उसका मैंडेट्स क्या होता है, यानी एस्टीमेट कमेटी के बेसिकली रोल क्या होता है, वो उस पे क्वेश्चन पूछा था। तो उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप वो इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ऑप्शंस की वजह से थोड़ी कन्फ्यूज़न उन्होंने बनाई थी, ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग रखते हैं वो, बट अगर आपने पढ़ा है तो ऐसा भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं था, वो किया जा सकता था। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस नहीं है। 4 लैंग्वेज, मतलब 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से एक ऐसी थी जो 8th शेड्यूल में नहीं है, वो बताना था। तो ये भी क्वेश्चन ईजी था, मीडियम क्वेश्चन एक भी मुझे नहीं लगा इसमें। एंड एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि जो मुझे डिफ़िकल्ट लगा वो ये था कि ऐसे कौन से लोकसभा के स्पीकर थे जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन कर दिया था आफ्टर ही बिकेम द लोकसभा स्पीकर। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि इतना तो कोई डिटेल में पढ़ता नहीं है, या अगर ऐसा कोई फैक्ट मे बी मुझे ना पता हो कि ये कोई ऐसा फैक्ट है जो बहुत ज़्यादा फेमस फैक्ट हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है। 2017 की बात करें तो 2017 में यहाँ से 7 क्वेश्चन आए पॉलिटी के सेक्शन से। 2017 में इन्होंने एक क्वेश्चन, मतलब इजी ही है। पहला क्वेश्चन जैसे ये पेसा एक्ट के बारे में पूछा है कि सेल्फ गवर्नेंस का मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार किसको मिलता है पेसा एक्ट के तहत में। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दी रही, उसमें से ये बताना था कि कौन सी बॉडीज़ जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। वुमेन कमीशन था उसका आंसर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने ओसीआई पे पूछा था। तो ओसीआई की बेसिकली डेफिनेशन ही पूछ ली थी कि कौन सी इसमें से कौन है जो ओसीआई को डिफ़ाइन करते हैं। तो वो क्वेश्चन अगर आपने सिटीजनशिप वाला चैप्टर नहीं सही से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बन जाता है। अगर उसको पढ़ते हैं और अच्छे से पता है थोड़ा सा, तो वो चीज़ ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए थे, जैसे कि उसके मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे हुआ था, एंड उसकी डेट्स क्या क्या थी, उसकी डेट कौन सी थी, और मतलब मेथड क्या थे उसको सेलेक्ट करने का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जनरली लोग पढ़ते ही हैं, तो ये भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था अगर आपने उसको रिवीजन किया हो पॉलिटी में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि एक कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि फोर्स्ड लेबर और बेगार के खिलाफ है। तो ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। इसमें एक मीडियम क्वेश्चन मुझे लगा कि 7th शेड्यूल में उन्होंने कुछ 7th शेड्यूल में दिया हुआ था कि इसमें से स्टेट लिस्ट में क्या आता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब इतना डिटेल में लोग शेड्यूल्स वगैरह नहीं पढ़ते, और वो डिटेल में, मतलब हो सकता है कि किसी के लिए इजी हो, उसने अच्छे से पढ़ा हो, बट मुझे थोड़ा सा मीडियम में ये लगा। ऐसा नहीं था कि वो डुएबल नहीं था, किया जा सकता था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि डीपीएसपी में आर्टिकल पूछा था जो कि वर्कर्स के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, और इजी भी, एकदम से इजी भी नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा एकदम डिटेल में आर्टिकल्स नहीं याद रहते हैं, हालांकि रहने चाहिए। अगर आर्टिकल्स आपको याद है डिटेल्स में डीपीएसपी के, तो ये आपके लिए ईजी क्वेश्चन बन जाता है। नहीं तो भी इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके, क्योंकि एक आध आर्टिकल डीपीएसपी के सबको पता होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आध क्या, बहुत सारे आर्टिकल्स पता होते हैं, तो एलिमिनेशन करके भी किया जा सकता था, ठीक है। तो ये था आपका 2021 और 17 का पेपर। इसके बाद 15 वाले क्वेश्चन में 9 क्वेश्चंस आए हैं। तो 15 वाले पेपर की बात करें तो इन्होंने पहला क्वेश्चन जो दिया था, ये दिया था फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस के बारे में दिया था। 4 स्टेटमेंट्स दिए थे, एंड उसको इजीली एलिमिनेट करके किया जा सकता था। नहीं भी एलिमिनेशन का वो, मतलब इजी क्वेश्चंस था। फिर उसके बाद ये पूछा था कि बेसिक प्रेमाइस जो थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ से ली गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वहाँ से ली गई थी, और भी 2-4 ऑप्शंस दे रखे थे, मतलब 3 ऑप्शंस और थे। फिर आरटीई एक्ट में एज गैप क्या होता है। और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ इंडिया में कितने हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ये चारों ही मुझे इजी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लगे। फिर उसके बाद अगर हम मीडियम में बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया था कि असर्शन एंड रीज़न टाइप का था। तो उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं ना, उनको अपॉइंट करने की प्रोसेस और उनके वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट, मतलब एकदम इजी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि चीज़ें रिवाइज की होती हैं और याद होनी चाहिए, और असर्शन रीजन के फॉर्म में था। तो ये भी देखना होता है कि क्या वो असर्शन, मतलब असर्शन रीजन मेरे हिसाब से मीडियम क्वेश्चन ही होते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये, मतलब ऐसा बुक्स का पढ़ा तो होता नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना ही होता है। फिर उसके बाद आता है एक क्वेश्चन ये था कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को लागू करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है। उसमें क्या स्टेट्स की कंसेंट लेने, उसमें ऑप्शंस था कि स्टेट की कंसेंट, मतलब कंसेंट लें, आधे स्टेट्स की कंसेंट लें, जिस स्टेट में संबंधित है उसकी स्टेट कंसेंट लें। तो ये क्वेश्चन वैसे तो ईजी है क्योंकि स्टेट की कंसेंट नहीं ली जाती है, बट अगर मतलब आपने रिवीजन नहीं किया हो, थोड़ा सा भूल गए हो और साथ में आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दे, तो उस केस में ये क्वेश्चन मीडियम बन जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट की रेंज में जाने लगता है, इजी नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू कन्फ्यूजन एंड ड्यू टू ऑप्शंस दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सेट कि ये बहुत ईजी है। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और था जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मुझे लगा और अच्छा क्वेश्चन था कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है जो कि राज्यसभा का मेंबर है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस था कि वो केवल स्टेटमेंट जो है वो राज्यसभा में दे सकता है, या 6th मंथ में उसको लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, या वो बजट पे बात नहीं कर सकता है, और या फिर वो कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशंस को पास में वोट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है और इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसलिए ये क्वेश्चन एकदम से इजी नहीं है, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करोगे तो ये क्वेश्चन, और रिवीजन आपने अच्छे से किया है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से मतलब ही किया जा सकता है, मीडियम रेंज में है। ठीक है, फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन था जो जहाँ पे इन्होंने 5 स्टेटमेंट्स दे रखे थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सुप्रीम है, और इंडिया में एक क्लियर डिवीज़न है बिटवीन फेडरलिज्म, मतलब जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे 5 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आप उनको अगर एलिमिनेशन से करो तो वो भी ईजिली हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जल्दी में रहे, हेस्टफुल वे में किया, तो कन्फ्यूज़न की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो इसलिए उनको मीडियम कैटेगरी में मैंने डाला है। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन जो मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैटेगरी में डाला है वो था कि राधा कृष्णन जी जो थे, जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने तो उसके पहले कौन सी पोस्ट पे थे। तो ये क्वेश्चन एक मतलब एक रैंडम सा फैक्ट है जो शायद हम लोग नहीं पढ़ते हैं या मिस कर देते हैं, कहीं पे होगा, लूसेंट में होगा या कहीं पे भी, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एक डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आता है। तो ओवरऑल ये थे पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि EPFO में आए हैं। तो हम देखते हैं कि 2021 में बिल्कुल भी नेग्लिजिबल रोल था पॉलिटी का। अगर आप बिना पॉलिटी पढ़े भी चले जाते तो भी ये आप उसे इजीली हैंडल कर लेते, ये 2 क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाते। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि 2017 में भी ठीक ठाक एक मतलब ठीक ठाक अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस आए थे जो कि किए जा सकते थे, बल्कि सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट, अगर OCI वाला को छोड़ते हैं, OCI वाला अगर आपने सिटीजनशिप चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा हो तो उस केस में शायद वो मिस हो जाए, बाकी सारे क्वेश्चन इसके डुएबल थे। एंड और 2015 के भी जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे इसके डुएबल थे। अगर आपने एलिमिनेशन करना, मतलब थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे तो मीडियम वाले भी बिल्कुल डुएबल थे और इजी वाले भी बिल्कुल डुएबल थे। तो देखिए पॉलिटी का इसमें यही है कि अगेन फिर से रिवीजन का रोल हो जाता है, और जो मोस्ट ऑब्वियस से फैक्ट हैं उनको करना है, एंड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके यहाँ पे करना है, क्योंकि जो मीडियम क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट का रोल दिख रहा है, तो चीज़ों को पढ़ते समय मतलब क्वेश्चन के अटैम्प्ट करने की जो स्किल्स होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रोल मुझे UPPC से यहाँ पे इसमें इसलिए अलग लग रहा है कि हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे वो कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस बनाते हैं। उन कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस के लिए 2 चीज़ें हैं कि आपको रिविज़न अच्छे से करना है, एंड सेकेंड चीज़ है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और एलिमिनेशन की मदद से वो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा पॉलिटी में ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट या बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं पूछते हैं। ईज़िली जो भी अपनी लक्ष्मीकांत करी है उसको अच्छे से करना है, एकदम ऑब्वियस जो फैक्ट हैं उनको ही अच्छे से ही करना है, मतलब ऑब्वियस वाले फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, और ऐसा नहीं है कि कोई वियर्ड चीज़ पूछ लेते हैं, जो वियर्ड चीज़ पूछ भी लेते हैं उनको हमें स्किप करना होता है।
तो ओवरऑल पॉलिटी का ऐसा है, और पॉलिटी का मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा रोल है ईपीएफओ के पेपर में, मतलब बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं पॉलिटी से। अगर लास्ट ईयर देखें तो सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे हैं, उसके पहले 7 और उसके पहले 9। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर भी जो भी आ जाएंगे वो डुएबल होंगे। हम एकदम से स्किप नहीं कर सकते हैं पॉलिटी को, बट तरीका यही है कि ऑब्वियस चीज़ों को पहले करना है, उनको मिस नहीं करना है, और रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, और तीसरा है कि क्वेश्चंस को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। एलिमिनेशन की मदद से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि डायरेक्ट नहीं आ रहे होंगे, वहाँ पे हमें एलिमिनेशन से करके वो करना होगा, और लेकिन वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था ईपीएफओ में पॉलिटी का रोल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।